हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि जान पा रहे हैं आप लोग कि हम जो है यूपी टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले हिंदी का कर रहे हैं, उसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट का करेंगे। एज यू नो डैट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपी टेट। जैसे कि आप लोग ने पिछले एग्जाम में 2022 वाले एग्जाम में देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा आया था वैसा ही रिपीट कर दिया था, हाँ कह सकते हैं सिस्टम ने। तो सिस्टम क्या, विभाग ने, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने की जो संभावना है बहुत अच्छी रहती है यूपी टेट में। और साथ साथ में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे। मेरे खुद के 130 नंबर आए हैं यूपी टेट में, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। और उसमें अगर बात करें यूपी टेट की तो खासकर यूपी टेट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी टेट का। लास्ट टाइम हमने 16 का किया था, 2016 में क्वेश्चन, क्योंकि 2015 में पेपर नहीं हुआ था, साथ में 2012 में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आज हम लेकर आए हैं एग्ज़ाम 17 का जो ये पेपर है। अब देख सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और प्लस आपके जो आप अपने आप को यहाँ पर टेस्ट भी कर पाएंगे कि आपका कितना तैयार है, ठीक है ना। उसके साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं हिंदी में, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो इसमें से कौन सा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किंडरगार्टन, मोंटेसरी एंड ड्रैकली। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिक्रमित अनुदेशन का जो है यहाँ पर भाषा शिक्षण का पद्धति नहीं है, बल्कि ये अधिगम का पद्धति है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, लर्निंग कैसे करना है उसका जो सिस्टम कह सकते हैं, एक प्रकार की पद्धति है, मेथड है, जिसे हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये लर्निंग का है, बाकी सब जो है भाषा शिक्षण की पद्धति है। आगे बढ़ेंगे, आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा जो है सीटेट की तरह पूछा गया है क्वेश्चन, है नहीं। एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाता है, लेकिन बाकी सब जो है एक कह सकते हैं वन वर्ड क्वेश्चन जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना था। तो ये मानना था महात्मा गांधी जी का, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बढ़ते तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, व्याकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, अगमक प्रणाली, निगमन प्रणाली, अभिव्यक्त कृति प्रणाली, या फिर कभी कक्षा अभिनय प्रणाली। तो कक्षा अभिनय प्रणाली जो होती है हमारे व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा अभिनय प्रणाली। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था। आप लोग वीडियो पॉज कर आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ इस एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन जरूर देखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक दो क्वेश्चन और रिपीट हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज कर जरूर पढ़ा करें, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना सभी को याद होगा, खुमार रासो जो है आदिकाल की रचना है, ठीक है ना। उसके साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग। उसके साथ अगले क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं, और यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन है। अब देखिए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो पूर्ण ज्ञान है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात यानी बाद में आता है, आदर्श वाचन के पश्चात यानी बाद में आता है, मौन वचन के पहले आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गद्य शिक्षण के लिए पाठ्य योजना हम बनाते हैं उसका उद्देश्य कथन जो होता है हमेशा प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। आगे बढ़ेंगे, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शब्दों का अगर अर्थ आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है, हाँ मेरे अनुसार वाक्यों में प्रयोग कर आप बता सकते हैं। यानी किसी भी शब्द का प्रयोग बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो उसको वाक्यों में प्रयोग कर बताएं। यानी कि कोई शब्द है तो उसको वाक्य प्रयोग करें, बच्चे आसानी से शब्दों को समझ पाएंगे कि इसका क्या अर्थ हो रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निरामिष किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निरामिष तो मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु को इच्छुक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा मांस रहित भोजन। आप क्या कहते हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये तो सभी को याद होना चाहिए। उर्वशी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला गया था, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था। और हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को 1968 में उनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत को मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था, ठीक है ना, हिंदी के लिए। और देख सकते हैं 1978 में अज्ञे जी को मिला था। कितनी नावें में कितने बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? फिर 1982 यानी 1982 में इसको मिला था। महादेव देवी वर्मा जी को मिला था। कृति थी यामा के लिए उनको 1982 में मिला था, ठीक है ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों बारी बारी से पूछा गया है, ठीक है ना, चारों। तो चारों आप लोग याद कर लीजिएगा। एक सुमित्रानंद पंत का चिदंबरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का याद उर्वशी याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे जी की है, इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारी जो यामा है महादेवी वर्मा जी की, कब आया था और कब मिला था, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सहद शब्द है, तो सहद शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो सहद क्या है? आगत है, ये आया हुआ है, ठीक है ना, देशज नहीं है, न तत्सम है, न तद्भव है। ये कहीं किसी और देश से, जो हमारे देश में आया हुआ है, इसलिए इसको आगत शब्द कहेंगे। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अगले शब्द पे चलेंगे। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो आप देख सकते हैं जहाँ मोस्टली ता लगा रहता है तो स्त्री के लिए यूज़ होता है, तो हम कह सकते हैं वनिता जो है स्त्री के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है सभी को पता है कि पर्यायवाची शब्द पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे कि आप लोगों ने पिछली ईयर के क्वेश्चंस में देखे होंगे। इसके जो पर्यायवाची से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार भी पर्यायवाची से क्वेश्चन आया है। और इस बार पूछा मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे। कहीं काहे री नलिनी तू कुम्हालानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी है। थोड़ा सा पढ़ने में हो गया, लेकिन देख सकते हैं किसकी कविता है, तो आप बिना देखे भी ऑप्शन में बता सकते हैं ये किसकी होगी। कबीर की, क्योंकि कबीर जी का एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है यूपी में। हालांकि एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये नहीं है कि आप कबीर का ही फिक्स करेंगे। मैंने कह दिया आप जाकर टिक लगा दें कबीर का, है ना। तो एक बार पढ़ना जरूर है, लेकिन ना आए ना तो थोड़ा सा अपने दिमाग में लगाइएगा और कबीर जी को टिक कर दीजिए। यूपी कबीर जी से बड़ा कबीर जी से बड़ा प्रेम करता है और हमेशा एक क्वेश्चन इनका छाप देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और लास्ट ईयर भी आया था। तो हमने कहा था चंद्र से याद रखिएगा चिंतामणि, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या था? चिंतामणि था, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दैट इज़ 45 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख लें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? हालांकि ये क्वेश्चन जो है आप सभी जानते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है शब्द शुद्धि से। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा बारात और वसंत जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप शब्द शुद्धि को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे हमेशा एक क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो सभी को पता है अर्धस्वर किसे कहते हैं। य और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब क्यों कहते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। कि आदित्य पब्लिकेशन, मैं हिंदी के लिए बताऊँ कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो होती है बेस्ट होती है और उसको जो पढ़कर आप अच्छा खासा क्रैक कर लेंगे। हालांकि ज्ञान उसमें कम है, लेकिन रट्टा मारी स्टडी देता है, लेकिन आपको पास करवा देता है अच्छे नंबर से। अगर आदित्य पब्लिकेशन को आपने अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, मैं कहूँगी पढ़ना क्या है उसको याद कर लिया। और ज्ञान चाहिए तो लुसेंट लीजिए, बाकी आपको पढ़ लेंगे, उसमें बहुत नॉलेजेबल है, कह सकते हैं वन वर्ड नॉलेज दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आपको कोई किसी भी एग्ज़ाम में आप
कहीं भी नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। उसमें बहुत अच्छा दिया आदित्य पब्लिकेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो पहला है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी का पहचान हो जाना, अपराधी की अपनी पहचान छिपाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपराधी का शंकाग्रस्त होना। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पिष्ट पेषण जो होता है, जैसा कि सभी को पता है, पेषणा हर बात एक बात हर बार कहना, यानी कि बार बार एक ही बात को कहना पिष्ट पेषण होता है। शब्द से मतलब बोलने से ही पता चल रहा है पिष्ट पेषण, यानी कि बार बार एक ही को बोलते जा रहा है, पेषण करते जा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? पिष्ट पेषण। बोलने से ही आपको समझ में आता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आगे जाएंगे। बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है, ठीक है ना। बुद्धिहीन मेरे हिसाब से तो इसका विश्लेषण ही होगा। आप क्या बोलते हो जरूर आंसर करें। तो इसका सी देख रहे हो, करेक्ट आंसर है छत से ईंट गिरी। आप बताइए इस क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है? नहीं है, तीनों साल, मतलब पिछली बार जितने भी हमने 11 देखा है, 13 देखा है, 14 देखा है, उसके बाद 15 देखा हमने, 16 देखा, क्योंकि 15 में नहीं एग्जाम हुआ था, 12 में भी नहीं हुआ था। उसके बाद हमने 16 देखा। सभी में ये अपदान वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। हमने कहा है जहाँ से आए वहाँ अलगाव का भाव आता है, और जहाँ अलगाव का भाव आए वहाँ अपदान कारक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देख लें यहाँ पर। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 आ गया। मोहर्मी का शब्द विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महा प्लस उर्मी का होगा महारमी। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज होगा कि अगर महा प्लस उर्मी है तो इसमें बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगा। तो आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए मैं छोड़ती हूँ। चलिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हालांकि आपने देख ही लिया, इसमें बड़ी आएगी, और जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप बड़े वाले पे टिक लगा दें। चलिए इस पर बात भी कर लेते हैं। जहाँ देखिए हमेशा ना बड़े वाले पे टिक लगाया करें, करेक्ट आंसर होता है। ये छोटा वाला आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे देता है सब। तो हमेशा जो है महान प्लस उर्मी जो होता है, महाउर्मी, इसका होगा करेक्ट आंसर। और हमेशा बड़ा वाला पीछे रहता है, ठीक है ना। अब क्यों है, आप जब समास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, संधि पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। समष्टि का विपरीत शब्द है। समष्टि का विपरीत शब्द क्या है? जो समष्टि हो, समष्टि यानी सभी चीज़ों को लेकर चलता है, उसे समष्टि बोलते हैं। इसका विपरीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यष्टि। व्यष्टि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं समष्टि का जो अपोजिट होता है व्यष्टि होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे करपट का तत्वभाव शब्द क्या है? तो सभी को पता है करपट का क्या होता है। करपट का तत्वभाव शब्द क्या होता है? कपड़ा। करपट का मतलब होता है कपड़ा। ये सब आपको याद रखना है। तत्वभाव तत्सम से हमेशा क्वेश्चन आया है, 3 साल आपने देखा है, 4 साल देखा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है तत्वभाव तत्सम से, ठीक है ना। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में प्रत्यय है अनीय, ठीक है ना। अनीय है रमणीय प्रत्यय। तो प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन रिपीटेड है। भौरा सवे रघुवंश, अच्छा ये थोड़ा दिया है। काव्य दिया हुआ है, आप काव्य के अनुसार क्या क्वेश्चन पूछा है, किस रस में है? तो आप थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा सा कौन सा रस आपको फील होता है आप बताइएगा। भौरा सवे रघुवंश, कुठार की धार में वारन बजी सरत्य ही, बान ही वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थैया थई। भाई अजीब से संस्कृत में, कुछ संस्कृत वर्ड है, कुछ हिंदी वर्ड है, थोड़ा मेरे को पढ़ने में वो हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? रौद्र होगा, ठीक है ना। थोड़ा क्रोध टाइप है, मैंने तो क्रोध टाइप नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें क्या क्रोध दिख रहा है, ठीक है ना। रौद्र दिख रहा है, रौद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छंद ही पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा छंद होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बनरो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। इसमें क्या होगा? इसमें दोहा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोहा में कितनी मात्रा होती हैं ये आप बताइएगा, ठीक है ना।
देख लीजिए, इसमें दे भी दिया है 13 होती है, टोटल 24 होती है। इसमें 13 11 कर होती है। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती है? 13 होती हैं। और बाकी द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती है? 11 होती है। बाकी शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, गलत है। गीता और मोहन गा रहा है, गलत है। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा? तो अगर आप हिंदी शब्दकोश नहीं जानते हैं, जैसे इंग्लिश का शब्दकोश होता है वैसे हिंदी का शब्दकोश होता है, तो जहाँ भी क्ली शब्द आ जाता है, क्ली, तो उसको हमेशा हम लास्ट में रखते हैं, आएगा। आप देखते हैं, आपको मैं एक बार हिंदी शब्दकोश दिखा देती हूँ, वहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे शायद। देखिए, आप यहाँ पर शायद देख पा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सब शब्द में संयुक्त अक्षर आते हैं। तो शब्द के जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे बाद में क्या आता है? तो सबसे बाद में आप देख पा रहे हैं, सबसे बाद में क्या आता है? देखिए कैसे आएगा, आएगा, क्या आएगा? क्र आएगा, क्ल आएगा। तो हमने देखा क्ली देखा था, तो इन सभी के बाद क्र आया था, ये देखा, इसको सबसे ये पहले आ रहा है, उसके बाद क्र आ रहा है, फिर ये क्ली वाला शब्द जो हमें ऑप्शन में था, तो हमने इसको सबसे लास्ट में लगाएंगे। ठीक है ना। बाकी जो आप यहाँ से याद भी कर सकते हो कि क्या क्रम रहता है। ठीक है ना। ऊपर भी कुछ नियम दिए हैं, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है ना। बाकी आपको गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर हमने ए क्यों लगाया है। ठीक है, ए हमने क्यों लगाया था? क्योंकि ये शब्दकोश में लास्ट में सबसे आ रहा है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर चराचरम में कौन सा समास आएगा? तो हमने कहा है कि जहाँ भी आपको योजक शब्दों को तोड़ने पर, जहाँ भी शब्दों को तोड़ने पर योजक चिन्ह दिखे, वहाँ पर लगा देना है द्वंद्व। क्या लगा देना है? द्वंद्व। यहाँ पर चराचरम को तोड़ेंगे तो चर और अचर शब्द आएगा, जो एक दूसरे का अपोजिट है। और अपोजिट शब्दों में क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। ठीक है ना। अचर, तो क्या हो जाएगा इसमें? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे। अभी जो है इसमें आएगा, अभी प्लस आगत में अभ्यागत बन जाता है, अभी प्लस आगत। ठीक है ना। तो उससे क्या बन जाएगा? अभ्यागत बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन 2017 का भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट एक और बचा है, क्योंकि 2017 वाला क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि 2022 का क्यों नहीं करवाए। तो 2022 का 17 का क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, तो हम 2022 का नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो आज जो ये हो गया, अब एक क्वेश्चन और बचा है आपको 2018 का, उसको करवाएंगे, फिर ये डन हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।